चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं एक विवादास्पद किताब पर नजर डालते हैं। ये किताब हमारे इतिहास की समझ को ही चैलेंज करती है। ये एक सवाल पूछती है, क्या हो अगर जो कहानियां हमें सदियों से सुनाई गई हैं वे असल में सत्ता पर कब्जा करने का एक हथियार हों। देखिए, किताब का जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो ये है कि हिस्ट्री सिर्फ तारीखों और घटनाओं का कोई कलेक्शन नहीं है। नहीं, बल्कि ये एक कहानी है, एक ऐसा नैरेटिव है जिसे जीतने वालों ने अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए गढ़ा है। और ये हमें चैलेंज करती है कि हमने जो कुछ भी सीखा है उस हर चीज पर सवाल उठाएं। तो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है एक किताब जिसका नाम है शंभुक का न्याय, हीरा नागपुर का उदय। लेखक का दावा है कि इतिहास से जुड़े इन मुश्किल सवालों का जवाब इस किताब में छिपा है। अब इस किताब के तर्क को समझने के लिए सबसे पहले इसकी कुछ खास टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। ये समाज को दो मेन ग्रुप्स में बांटती है और दोनों की अपनी अलग परिभाषाएं हैं। तो पहला टर्म है रक्षक समाज। किताब के मुताबिक ये एससी, एसटी, ओबीसी समुदायों के लिए इस्तेमाल किया गया है जिन्हें ऐतिहासिक तौर पर दबाया गया है और जिन्हें लेखक कहानी के असल रक्षक के तौर पर देखता है। और रक्षक समाज के ठीक सामने है सिंडिकेट। लेखक का तर्क है कि ये एक खुफिया शासक वर्ग है, भक्षकों का एक ग्रुप जिसने पुराने वक्त से सत्ता पर कब्जा कर रखा है और आज भी पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए ये काम कर रहा है। और अपने इस तर्क को और मजबूत करने के लिए लेखक एक बहुत ही कह सकते हैं आधुनिक रूपक का इस्तेमाल करता है, एप्स्टीन आइलैंड। ये एक ऐसे सिस्टम को दिखाता है जहां पावरफुल लोग कानून से ऊपर होते हैं और इस आइडिया को किताब पुराने मिथकों से लेकर आज की घटनाओं तक सब पर लागू करती है। तो सवाल ये उठता है कि किताब इन दावों को साबित कैसे करती है। ये हमारे सबसे जाने माने मिथकों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखती है और तर्क देती है कि ये असल में दमन की कहानियां हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने छिपी हुई हैं। शंभुक की कहानी को ही ले लीजिए। हमें क्या बताया गया है? यही कि राम ने उसे तपस्या करने के जुर्म में मार दिया क्योंकि उसकी जाति के लिए ये मना था और इस तरह धर्म की रक्षा हुई। लेकिन ये किताब एक बहुत तीखा सवाल पूछती है, क्या ये सच में न्याय था या फिर ये ज्ञान हासिल करने की हिम्मत करने वाले की पहली कोल्ड ब्लडेड मर्डर थी ताकि कोई और ऊपर ना उठ सके। यहाँ पर आकर ना पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही बदल जाता है। किताब के हिसाब से ये धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये ज्ञान पर कब्जे की लड़ाई थी। सिंडिकेट का कानून कहता था कि ज्ञान सिर्फ ऊंची जातियों के लिए है और शंभुक का अपराध बस इतना था कि उसने इस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश की। और लेखक अपने इस पॉइंट को साबित करने के लिए रामायण से ही एक कोट देता है। ये कोट दिखाता है कि शंभुक को कितनी बेरहमी और जल्दबाजी से मारा गया। ये तर्क दिया जाता है कि ये न्याय नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। और ये सिर्फ शंभुक की कहानी नहीं है, ये पैटर्न लेखक के अनुसार कई और देवी देवताओं और नायकों पर भी लागू होता है। इंद्र को एक यौन सिंडिकेट का हेड बताया गया है, कुरुवंश को वासना और शोषण की कहानी, यहाँ तक कि कृष्ण पर भी हजारों औरतों को बंदी बनाने का आरोप लगाया गया है। लेकिन किताब का तर्क यहीं खत्म नहीं होता। वो कहती है कि ये जो प्राचीन सिंडिकेट है ये आज भी जिंदा है और मॉडर्न सिस्टम के जरिए काम कर रहा है। यहाँ लेखक पुराने और नए जमाने के बीच एक सीधी लकीर खींचता है। जैसे तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा था, किताब का तर्क है कि आज के पेपर लीक और इंस्टीट्यूशनल भेदभाव वही काम कर रहे हैं। शंभुक की हत्या की तुलना रोहित वेमुला जैसे मामलों से की जाती है। तो आज का ये सिंडिकेट काम कैसे करता है? लेखक के हिसाब से इसके 3 बड़े हथियार हैं। पहला, राजनीति, जहां पार्टियां तो बदलती हैं पर शिकारी नहीं बदलता। दूसरा, सिस्टमैटिक वायलेंस, जैसा हाथरस और कठुआ जैसे मामलों में दिखता है। और तीसरा, मीडिया प्रोपेगेंडा, जहां न्यूज़ एंकर कहानी को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद किताब एक और भी चौंकाने वाला दावा करती है जिसे वो आर्थिक आतंकवाद कहती है। इसका तर्क ये है कि रक्षक समाज से जो धार्मिक चंदा आता है उसी पैसे का इस्तेमाल उन पॉलिटिकल और कल्चरल सिस्टम को चलाने में होता है जो उन्हें दबाते हैं। मतलब वो अनजाने में अपने ही दमन को फंड कर रहे हैं। तो सिर्फ प्रॉब्लम बताकर किताब खत्म नहीं होती बल्कि एक सल्यूशन, एक समाधान भी देती है, एक नए भविष्य का विजन जिसे वो हीरा नागपुर कहती है। और इस विजन का जो कोर आइडिया है
वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। मुक्ति की शुरुआत होती है भोजन से। किताब का तर्क है कि एक शाकाहारी यानी सात्विक डाइट दिमागी तौर पर स्पष्टता लाती है, जो लोगों को मांस खाने से जुड़ी भक्षक यानी शिकारी वाली मानसिकता से आज़ाद करती है। तो ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग तरह के जीवन जीने के तरीकों का फर्क है। किताब के अनुसार भक्षक मॉडल गुस्से और कर्ज की तरफ ले जाता है, जबकि रक्षक मॉडल दया और बचत पर आधारित है। तो फिर इस हीरा नागपुर के विजन को हकीकत में कैसे बदला जाए? इसके लिए लेखक एक 3 सूत्री प्लान देता है। सिंडिकेट के प्रोपेगेंडा से लड़ने के लिए एक प्रोटेक्टर एआई, भेदभाव से आज़ाद एक शंभुक यूनिवर्सिटी और एक रक्षक बैंक, ताकि पैसा समुदाय के अंदर ही रहे। आखिर में किताब का मैसेज एक उम्मीद का मैसेज है। ये सिर्फ अतीत को कोसने के बारे में नहीं है, बल्कि एक नया भविष्य बनाने के बारे में है। एक ऐसा भविष्य जहां शंभुक जैसे लोगों को मारा नहीं जाएगा, बल्कि उनका सम्मान किया जाएगा, उनका अभिषेक होगा। तो किताब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर इतिहास वाकई शिकारियों की लिखी कहानी है, तो आज कलम किसके हाथ में है? ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी कहानी को दोबारा कैसे लिख सकते हैं।